नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल समर्पण एजुकेशन पर। और दोस्तों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक का जो क्वेश्चन आंसर के माध्यम से हम करने वाले हैं भारतीय संविधान। और भारतीय संविधान के कुल जो है 5 टॉपिक आज हम क्वेश्चन आंसर के माध्यम से करने वाले हैं। तो जुड़े रहिए इस क्लास के साथ। इस क्लास को जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। और शुरू करते हैं। आज की क्लास जो है क्वेश्चन आंसर टेस्ट बेस्ड रहेगी। और इस क्लास में हम जो है क्वेश्चन के माध्यम से इनको डिटेल से जो टॉपिक वो करेंगे। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। वर्तमान भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? देखिए अनुसूचियों की बात है तो ऑप्शन आपके सामने है 8, 10, 12 और 14। तो देखिए संविधान में अनुसूचियों की बात करें तो कुल अनुसूचियाँ कितनी हैं? ठीक है, तो कुल अनुसूचियाँ कितनी हैं? वर्तमान समय में 12 अनुसूचियाँ। राइट आंसर हमारा हो जाएगा 12। ठीक है, देखिए अब यहाँ से अनुसूचियों के माध्यम से बनने वाले दूसरे क्वेश्चन कौन कौन से हैं? तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन तो ये कुल अनुसूचियाँ कितनी हैं। दूसरा, मूल संविधान में कुल कितनी थी? मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? तो वो थी 8 अनुसूचियाँ। ठीक है, और उसके बाद में जो है कितनी अनुसूचियाँ और जोड़ी गई? तो वो 4 जोड़ी गई। और वर्तमान में कितनी है? तो वर्तमान में 12 है। देखिए अब हम देख लेते हैं कि किस अनुसूची में किस चीज़ का वर्णन है। और ऐसे क्वेश्चन एसएससी की परीक्षाओं में और जो कंपटीशन की बाकी जो परीक्षाएँ हैं केवीएस वगैरह, उन सभी के अंदर जो है इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए इसमें जो है थोड़ा सा देख लेते हैं इससे संबंधित जो टॉपिक से संबंधित दूसरी बातें हैं वो कि पहली अनुसूची जो अनुसूची नंबर 1 है इसमें क्या है? इसमें एक तो भारत का संघ और राज्य क्षेत्र जो है इसका वर्णन जो है किसमें किया गया है? तो वो अनुसूची नंबर 1 में किया गया है। ठीक है, अब अनुसूची नंबर 2 देख लेते हैं उसमें क्या है। तो उसमें जो पदाधिकारी होते हैं, पदाधिकारी कौन से? जैसे राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, लोकसभा अध्यक्ष है, अन्य जो जैसे विधान परिषद के सभापति हैं, ठीक है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश हैं और अन्य न्यायाधीश हैं, मुख्य न्यायाधीश हैं, वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं? पदाधिकारी। इन पदाधिकारियों के वेतन एवं भत्ते, इन पदाधिकारियों के वेतन एवं भत्तों का जो वर्णन किया गया है वो अनुसूची नंबर 2 में किया गया है। ठीक है, अब नंबर 3 अनुसूची में क्या है? यही जो पदाधिकारी हैं जिनके वेतन का वर्णन किया गया है किसमें? 2 नंबर अनुसूची में। उनके द्वारा जो शपथ ली जाती है उस शपथ का वर्णन जो है किसमें किया गया? अनुसूची नंबर 3 में किया गया है। यानी कि पहला अनुसूची है उसमें क्या है? संघ और राज्य क्षेत्र, यानी कि भारत का संघ क्षेत्र है वो कौन सा, कहाँ से कहाँ तक है। ठीक है, उसके अंदर कितने राज्य हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनका वर्णन है। ठीक है, दूसरा जो है पदाधिकारियों के वेतन और भत्ते। पदाधिकारी जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, न्यायाधीश, ठीक है, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक आदि जो हैं, सभापति, उपसभापति लोकसभा के, ठीक है, और इनके राज्यसभा के सभापति, उपसभापति वगैरह जो है जितने, इनके वेतन और भत्ते जो हैं इनका वर्णन अनुसूची नंबर 2 में। और वेतन के बाद में इनकी 3 में क्या है? इनकी शपथ है। नंबर 4 अनुसूची नंबर 4 है। इसमें क्या किया गया है? इसमें किया गया है राज्यसभा में किस राज्य का प्रतिनिधित्व? राज्यसभा प्रतिनिधित्व की बात की गई है। यानी आप ये कह सकते हैं कि किस राज्य में कितने प्रतिनिधि जो है वो राज्यसभा में भाग लेंगे, किस राज्य से कितने प्रतिनिधि राज्यसभा में भाग लेंगे, ये अनुसूची नंबर 4 में इसका वर्णन किया गया है। 5 के अंदर क्या किया गया? अनुसूची नंबर 5 में क्या है? SC/ST अनुसूचित जाति जनजाति का नियंत्रण एवं प्रशासन जो है किस तरह से इनका किया जाएगा उसका वर्णन जो है वो किस में किया गया है? अनुसूची नंबर 5 में किया गया है। ठीक है, तो 6 नंबर भी इसी से संबंधित है। अब इसमें क्या होगा? इसमें एक तो है आपका असम, 6 नंबर में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, इन राज्यों के अंदर जो एसटी हैं, अनुसूचित जनजाति हैं, उनके प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में अनुसूची नंबर 6 में कहा गया है। अनुसूची नंबर 7 इसमें क्या है? इसके अंदर जैसे एक तो संघ सूची, एक केंद्र सूची और समवर्ती सूची, इन तीनों का वर्णन जो है वो किस में किया गया है? तो वो किया गया अनुसूची नंबर 7 में। और अनुसूची नंबर 8 है। इसमें क्या है? 22 भाषाओं को दर्जा दिया गया है, 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। वो किस में है? तो वो अनुसूची नंबर 8 के अंदर है। यानी कुल मिलाकर के आपके मूल संविधान में ये 8 अनुसूचियां वर्णित थी। एक बार रिपीट कर लेते हैं। पहला,
पहली अनुसूची में है भारत देश यानी भारत की सीमाएं आ गई उसमें जो है भारत के राज्य कौन कौन से उनका वर्णन आ गया। दूसरे में जो पदाधिकारी हैं प्रमुख उनका वेतन और भत्ते आ गए। तीसरे के अंदर उन अधिकारियों के द्वारा ली जाने वाली शपथ आ गई। चौथे के अंदर विभिन्न राज्यों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व। पांचवें में SC ST यानी अनुसूचित जाति और जनजाति का नियंत्रण और प्रशासन। और छठे में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इन 4 राज्यों के अंदर जो अनुसूचित जनजाति इनके लिए विशेष प्रावधान है वो अनुसूची नंबर 6 में। 7 के अंदर जो है केंद्र और राज्य की शक्तियों का बंटवारा, जैसे केंद्र सूची में कौन से विषय होंगे, राज्य सूची में कौन से विषय होंगे, समवर्ती सूची में कौन से विषय होंगे, अवशिष्ट शक्तियां किसके पास रहेंगी, ये सारा कुछ जो है संविधान के अनुसूची नंबर 7 में दिया गया है। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। ठीक है, तो ये आपकी 8 जो मूल संविधान में थी। ठीक है, इसके बाद में देखें तो एक जो 9वीं अनुसूची है, जो 9वीं अनुसूची है वो जो है वो संपत्ति अधिग्रहण के तरीकों का वर्णन करती है। अधिग्रहण के तरीकों का वर्णन करती है, यानी कि सरकार जो है किस प्रकार से संपत्ति का अधिग्रहण कर सकती है, ये जो है वो अनुसूची नंबर 9 में है। और ये प्रथम संविधान संशोधन, प्रथम जो संशोधन हुआ था उस संशोधन के अंदर जो है इसका वर्णन जो है इसके द्वारा ये जोड़ी गई थी। ठीक है, 1952 में यानी 9वीं अनुसूची जो है वो 1952 में जोड़ी गई। इसका विषय क्या है, तो यह संपत्ति अधिग्रहण के तरीके इसमें वर्णित हैं, किस प्रकार से जो है संपत्ति अधिग्रहण सरकार जो है कर सकती है इसका वर्णन है। और पहले तक ये था कि जो इस अनुसूची में जो विषय शामिल हैं उनके बारे में जो है हाई कोर्ट के अंदर जो चुनौती नहीं दी जा सकती, लेकिन इसमें जो है 11 जनवरी 2007 को संविधान की पीठ ने एक निर्णय किया कि इस विषय में जिन चीज़ों का वर्णन किया गया है उनको संविधान में चुनौती दी जा सकती है, लेकिन तब दी जा सकती है जब उसमें किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा हो। और इसके बाद आती है 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची है दल बदल कानून से संबंधित। 10वीं अनुसूची में क्या है, तो दल बदल कानून से संबंधित जो अनुसूची है वो कौन सी है, 10वीं अनुसूची है। ये 1985 के अंदर जोड़ी गई। और कौन सा, 52वां संविधान संशोधन, 52वां संशोधन के द्वारा जो है ये अनुसूची जोड़ी गई थी 1985 में। ठीक है, 11वीं अनुसूची जो है, 11वीं अनुसूची जो किसे क्या है, जो पंचायती राज से संबंधित है, यानी स्थानीय प्रशासन, पंचायती राज, या ये कह सकते हैं कि ग्राम पंचायत जो है, ग्राम पंचायतों का प्रावधान है वो किस में किया गया है, तो वो आपका 11वीं अनुसूची में किया गया है। 73वां संविधान संशोधन के द्वारा। और 12वीं अनुसूची ये भी पंचायती राज से, लेकिन क्या है, ये शहरी निकाय जो हैं उनसे संबंधित है। और ये है 74वां संशोधन। कौन सा, 74वां संशोधन के द्वारा ये जो है इसमें जोड़ा गया है संविधान के अंदर। तो इस प्रकार से वर्तमान में कुल जो है अनुसूचियों की संख्या कितनी है, 12 है। कुल अनुसूचियां वर्तमान में कितनी हैं, 12 अनुसूचियां हैं। तो इन्हीं के आधार पर ये जो पहली क्लास अभी यहाँ लगी है इससे रिलेटेड जो है आगे वाले जो क्वेश्चन आने वाले हैं। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। संविधान सभा की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत संविधान में कितनी अनुसूचियां थी। देखिए ये देखिए यहाँ पूछा है, प्रारूप समिति ने जो प्रारूप बनाया था, जो फॉर्मेट बनाया था, जो ड्राफ्टिंग की थी, उस ड्राफ्टिंग में कितनी अनुसूचियां थी। तो ये बात हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, कितनी थी, 8 थी। यानी कह सकते हैं मूल संविधान में अनुसूचियां कितनी थी, 8 थी। और बाद में जोड़ी कितनी गई, 4। कौन कौन सी, तो सबसे पहले 1952 में कौन सी, 9वीं अनुसूची है जो 1952 में जोड़ी गई। उसके बाद में 1985 में जोड़ी गई कौन सी, 10वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची में क्या है, इसमें है संपत्ति अधिग्रहण का। ठीक है, सरकार जो है किस प्रकार संपत्ति अधिग्रहण कर सकती है, इसके जो है तरीके जो इसमें बताए गए हैं। 10वीं अनुसूची है ये किससे है, तो ये दल बदल से संबंधित है। और इसके बाद में जो आपकी 11वीं अनुसूची 1992-93 में, इसमें क्या है आपका, इसमें पंचायती राज जो स्थानीय प्रशासन है उसके संबंधित है। और 12वीं भी है, ये भी क्या है, पंचायती राज से, लेकिन ये शहरी निकायों से संबंधित है, यानी शहरों का जो प्रशासन होता है उससे संबंधित ये 12वीं अनुसूची है। तो ये जो आपकी 4 अनुसूचियाँ ये बाद में किस प्रकार से जोड़ी गई हैं। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी। यानी ड्राफ्टिंग कमेटी ने जो प्रस्ताव रखा था और जो पारित हुआ था तब कितनी थी, तो दोनों का ही आंसर आएगा आपका 8, कि उस समय जो है 8 अनुसूचियां जो है ड्राफ्टिंग कमेटी ने, एक प्रारूप समिति ने तय की थी और 8 को ही पारित कर दिया गया था। अगला देखिए,
संविधान में, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? तो मूल संविधान में कितनी है? 8 और वर्तमान में कितनी है? 12। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारत में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई? तो अभी अभी हम डिस्कस कर चुके हैं, एक बार कमेंट करके बता दीजिए। जो साथी जुड़े हैं लाइक वाला बटन दबा दीजिए अंगूठे का, ताकि हमें पता चले हमारे कौन कौन साथी जो है इसको देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, ठीक है, और क्लास पसंद भी आ रही है आपको। तो 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, कब जोड़ी गई थी? तो ये था प्रथम संविधान संशोधन, यानी 1952 में पहला संविधान संशोधन किया गया था और उसमें प्रथम अनुसूची के द्वारा क्या जोड़ा गया था? संपत्ति अधिग्रहण के तरीके, संपत्ति अधिग्रहण के तरीके जो है किसमें जोड़े गए थे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985, देखिए आपको यहाँ पर जो है ये सारी चीजें पता चल रही है साथ में। 52वां संविधान संशोधन कब? 1985 में। कौन सी अनुसूची को भारत में शामिल किया गया था? तो देखिए 1952 में प्रथम संविधान संशोधन, इसमें जोड़ दी थी 9वीं, और इसके बाद में 1985 में जोड़ी गई थी, वो जोड़ी गई थी 10वीं अनुसूची। संविधान संशोधन था 52वां, और ये 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? ये भी पूछा जा सकता है कि 10वीं अनुसूची संबंधित किससे है? तो वो है दल बदल कानून। क्या है? दल बदल कानून जो है उससे संबंधित क्या कौन सी अनुसूची है? तो वो आपकी 10वीं अनुसूची है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न जो है हम लेकर आए हैं आज। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम भारतीय संविधान के कौन से अनुसूची द्वारा जोड़ा गया? देखिए 73वें संविधान संशोधन के द्वारा भारत के संविधान में अनुसूची कौन सी जोड़ी गई? देखिए पहला जो है, पहली अनुसूची पहला संशोधन के द्वारा 1952 में अनुसूची नंबर 9, अनुसूची नंबर 10 कब जोड़ी गई? तो वो जोड़ी गई थी 1985 में, ठीक है। ये संशोधन था 52वां, और 73वां संशोधन जो जोड़ी गई थी वो जो है कौन सी जोड़ी गई थी? 11वीं अनुसूची। कौन सी? 11वीं अनुसूची। और 74वें के द्वारा कौन सी जोड़ी गई थी? तो 12वीं अनुसूची। तो इसमें हमारा राइट आंसर होगा 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन के साथ जोड़ी गई थी। अगला देख लेते हैं, 74वां संविधान संशोधन अधिनियम भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 74वें के द्वारा कौन सी जोड़ी गई थी? तो 74वें के द्वारा जोड़ी गई थी 12वीं अनुसूची। कौन सी अनुसूची? 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। और इसमें जो है जैसे क्या क्या चीजें इसमें, एक तो आ जाता आपका नगर निगम, ठीक है, बड़े शहरों के लिए नगर निगम, मध्यम जो है उनके लिए नगर परिषद, और एक आता आपका नगर पालिका, ठीक है। ये जो है 3 प्रकार के जो फॉर्मेट हैं शहरों की जनसंख्या के हिसाब से, इनमें जो है ये संशोधन किए गए थे। ये कौन सी अनुसूची में? ये 12वीं अनुसूची में जोड़े गए थे, और संविधान संशोधन था 74वां। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? द्वितीय यानी दूसरी अनुसूची में किस चीज का वर्णन है? तो पहले में क्या था? भारतीय संघ और राज्यों का वर्णन है। किसका? भारतीय संघ और राज्यों का वर्णन है पहली में, तो ठीक है। और दूसरी की अगर बात करें, दूसरी में क्या है? तो दूसरी के अंदर क्या था? विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन और भत्ते, विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन और भत्ते थे। तीसरी की अगर बात करें तो क्या था? इन्हीं अधिकारियों की क्या थी? शपथ थी, है ना। चौथी में क्या था? चौथी अनुसूची में था विभिन्न राज्यों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व, ठीक है। तो ये प्रथम 4 अनुसूचियों में ये था, ठीक। तो देखिए यहाँ पर आपका क्या है, द्वितीय अनुसूची किससे संबंधित है? तो राज्यसभा में प्रतिनिधित्व थे, तो प्रतिनिधित्व किसमें था? 4 में। भाषाओं से, तो भाषाओं को मान्यता दी गई अनुसूची 8 में। शपथ ग्रहण से, शपथ ग्रहण है 2 में, और पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण है 3 में, और पदाधिकारियों का वेतन है अनुसूची नंबर 4 में, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? पूछा दूसरी अनुसूची, तो दूसरी अनुसूची जो है किससे संबंधित है? पदाधिकारियों के वेतन, ये 2 नंबर में, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ये कि पदाधिकारियों के वेतन और भत्ते जो अनुसूची नंबर 2 में किए गए हैं। तो ये राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी। क्वेश्चन नंबर अगला, भारत संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है? तो देखिए प्रथम अनुसूची में क्या कहा था कि भारत का संघ और केंद्र, संघ और राज्य, इनका वर्णन किस में है? तो अनुसूची नंबर 1 में है। तो ये प्रथम अनुसूची आ जाएगा। प्रथम अनुसूची में क्या है? ये संघ और राज्य है। दूसरी अनुसूची में क्या है? तो दूसरी में आ जाएगा पदाधिकारियों के वेतन और भत्ते। तीसरी में क्या आएगा? उनकी शपथ। और चौथी में आएगा राज्यसभा में प्रतिनिधित्व। आप ये कहेंगे कि ये बार बार रिपीट क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मैं 3-4 बार रिपीट करूँगा इन क्वेश्चनों में, तो आपका जो है टॉपिक ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा, आपको अच्छे से याद हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं? यानी कि भारत की नागरिकता से संबंधित जो अनुच्छेद है वो कौन कौन से हैं?
तो देखिए भारत की नागरिकता का जो है वो किस किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो अनुच्छेद 1 से 4, 5 से 11, 12 से 35, 36 से 51। तो देखिए इसमें क्या है, अनुच्छेद 1 से 4 में क्या है, इस सॉरी राइट नहीं है ये, 1 से 4 जो है उसमें क्या आएगा, उसमें आपका आएगा कि आपका संघ और राज्यों का वर्णन जो है वो किस में है, वो आपका 1 से 4 में है। ठीक है, 5 से 11 इसमें क्या है, इसमें आपकी नागरिकता का वर्णन किया गया है, किस प्रकार से नागरिकता। 12 से 35 जो है वो क्या है, इसमें आपके संविधान में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। ठीक है, और अनुच्छेद 36 से 51 क्या है, मूल कर्तव्यों का वर्णन जो है इसमें किया गया है। ठीक है, तो ये देखिए इस प्रकार से आपके जो है ये यहाँ पर आते हैं। तो आपका राइट पूछा क्या है, नागरिकता संबंधी, तो नागरिकता संबंधी अनुच्छेद नंबर 5 से 11 तक क्या है, नागरिकता संबंधी प्रावधान संविधान में किए गए हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है। यानी भारतीय संविधान एकल नागरिकता, दोहरी नागरिकता, उपयुक्त दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए ये तो हो ही नहीं सकता किसी हालत में। ठीक है, तो भारत के अंदर जो संविधान में वर्णित नागरिकता कौन सी है, वो एकल नागरिकता है। ठीक है, एकल नागरिकता का अर्थ क्या है, सबसे पहले ये सुनना जरूरी होगा। ठीक है, एक हमारे भारत में क्या था, दोहरी नागरिकता का एक प्रमाण था, लेकिन वो क्या था, जैसे धारा 370 समाप्त होती है, इसके समाप्ति पर क्या है, वो भी खत्म हो गया। यानी कि भारत के एकल नागरिक का अर्थ है कि हम केवल भारत के नागरिक हैं। एकल नागरिकता का अर्थ क्या है, भारत के अंदर निवास करने वाला नागरिक क्या है, भारत का नागरिक है, वो किसी राज्य का नागरिक नहीं है, वो किसी राज्य का अलग से नागरिक नहीं है, वो क्या कहलाएगा, भारत का नागरिक कहलाएगा। जैसे मान लीजिए मैं हरियाणा में निवास करता हूँ, ठीक है, तो ऐसा नहीं कि मैं हरियाणा का वासी हूँ, मैं हरियाणा का वासी हूँ, ऐसा जो है वो कहीं नहीं है। ऐसा संविधान हमें नहीं कहता कि मैं हरियाणा का निवासी हूँ, बल्कि संविधान कहता है मैं भारत का निवासी हूँ। ठीक है, तो भारत का निवासी हूँ, यानी कि नागरिकता हमारे पास केवल एकल है। ठीक है, दूसरी बात क्या कि दूसरा इसमें एकल नागरिकता को स्पष्ट क्या कैसे कर सकते हैं कि भारत की अगर नागरिकता है तो वो किसी दूसरे देश की नागरिकता नहीं ले सकता। अगर किसी दूसरे देश की नागरिकता तो वो भारत का नागरिक है, उसकी नागरिकता अपने आप उसकी स्वतः समाप्त हो जाएगी। अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त कर लेता है तो भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। लेकिन यहाँ भारत की एकल नागरिकता का अर्थ क्या है कि केवल वो व्यक्ति भारत का ही नागरिक है, किसी अन्य राज्य का नहीं कहला सकता। ये यहाँ पर आशय होता है। तो हमारा राइट आंसर होगा एकल नागरिकता का प्रावधान जो है भारत के संविधान में किया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है। देखिए क्या प्रश्न क्या है यहाँ पर, अनुच्छेद के तहत, किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में। देखिए कानून किसी भी प्रकार का बनाना हो कौन बनाएगा, भारत की संसद बनाएगी। तो संसद को नागरिकता के संबंध में अगर कानून बनाना है तो उसके लिए अधिकार किस अनुच्छेद में है, तो वो आपका किस अनुच्छेद में है, वो अनुच्छेद नंबर 11 में है। देखिए अनुच्छेद नंबर 5 से लेकर के 11 जो है टोटल किससे संबंधित है, तो वो नागरिकता से संबंधित है, यानी भारत की नागरिकता से संबंधित ये सारी इसमें प्रावधान है। लेकिन अगर संसद को जो नागरिकता संबंधी अधिकारों में कानून में बदलाव करने का, संशोधन करने का, नया कानून बनाने का अधिकार है, तो वो किस अनुच्छेद में है, तो वो अनुच्छेद नंबर 11 के अंदर है। चलिए अगला देख लेते हैं, भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती, कैसे प्राप्त नहीं की जा सकती, जन्म के द्वारा, देशीयकरण के द्वारा, किसी भूभाग के भारत में शामिल होने के द्वारा, भारतीय बैंक में धन जमा करने के द्वारा। देखिए जन्म के द्वारा, अगर कोई व्यक्ति भारत में जन्म लेता है और उसके माता पिता में से किसी एक की नागरिकता, भारत की नागरिकता है किसी एक के पास, तो वो वो भारत का नागरिक कहलाएगा। देशीयकरण के द्वारा, यानी कोई व्यक्ति जो है भारत के अनुसूची, जो भारत के संविधान में कुछ देश हैं वर्णित हैं, उन देशों का नागरिक है और वो भारत में अगर भारत की नागरिकता लेना चाहता है तो वो देशीयकरण का प्रमाण पत्र भारत सरकार से प्राप्त करके भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से भी हो सकता है। और अगर किसी भूभाग को भारत में शामिल कर लिया जाता है तो उस भूभाग के जो लोग हैं वो ऑटोमेटिक भारत के नागरिक हो जाएंगे, तो ये भी हो सकता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति भारत के बैंक में धन जमा कराता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो भारत का नागरिक हो जाएगा। ठीक है, और यही यहाँ पूछा है कि भारतीय नागरिकता प्राप्त नहीं की जा सकती, जन्म से प्राप्त की जा सकती है, देशीयकरण द्वारा प्राप्त की जा सकती है, और किसी भूभाग को भारत में मिलाने से प्राप्त की जा सकती है, लेकिन नोट पैसा धन जो है बैंकों में जमा करा के नहीं की जा सकती। अगला क्वेश्चन, देशीयकरण द्वारा नागरिकता प्राप्ति का एक तरीका क्या है। देखिए माता पिता की नागरिकता, भाई बहन की नागरिकता, विदेशी पुरुष से विवाह करने पर या विदेशी से मित्रता करने पर, यानी कौन सा तरीका इसमें से तरीका कौन सा है, तो वो क्या है, विदेशी पुरुष से विवाह करने पर जो है उस पुरुष को क्या है, भारत की देशीयकरण द्वारा नागरिकता
प्राप्त हो सकती है। तो ये क्या, विदेशी पुरुष से अगर कोई विवाह हो जाता है किसी महिला का या किसी पुरुष का, तो उससे क्या है, वो जो शादी करने वाला, मान लीजिए कोई व्यक्ति अमेरिका में जाकर के शादी करता है कोई पर्सन, और वहाँ से दुल्हन लेकर लाता है, तो उस दुल्हन को भारत की नागरिकता मिल जाएगी जैसे ही उसके साथ व्यक्ति के साथ शादी करेगी जिसकी नागरिकता भारत की है। तो ये कहलाता है आपका देशीयकरण। तो देशीयकरण द्वारा भारत नागरिकता इस प्रकार प्राप्त की जा सकती है। अगला क्वेश्चन देखिए, नागरिक बनने की निम्नलिखित शर्तों में से एक आवश्यक शर्त क्या है? राज्य की सदस्यता, उच्च परिवार की सदस्यता, उच्च जाति की सदस्यता या किसी धर्म का समर्थन। तो देखिए भारत में अगर बात करें तो किस प्रकार से हो सकता है कि धर्म के आधार पर कोई नहीं है, जाति के आधार पर नहीं है, परिवार की सदस्यता की नहीं, राज्य की सदस्यता, यानी भारत में जो है राज्य की सदस्यता के आधार पर जो है वो कोई व्यक्ति नागरिक हो सकता है, किसी भारत का नागरिक हो सकता है अगर उसको किसी राज्य की नागरिकता मिलती है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंधी प्रावधान का वर्णन निम्न में से किस अनुच्छेद में है? यानी कि कोई व्यक्ति जो पाकिस्तान से आता है और वो भारत की नागरिकता प्राप्त करना चाहता है, तो उसके लिए निम्न में से किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है कि उसको नागरिकता दी जा सकती है? तो अनुच्छेद नंबर 6 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद नंबर 6 में कि किस प्रकार से कोई पाकिस्तानी व्यक्ति भारत की नागरिकता कैसे प्राप्त कर सकता है, वह अनुच्छेद नंबर 6 में वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन, नागरिकता के लोप होने का एक नियम है कि नागरिकता जो है कब लोप हो सकती है, यानी नागरिकता से मुक्त कब कोई व्यक्ति कब हो सकता है? परिवार से बिछड़ जाने पर, देशद्रोह का अपराध सिद्ध होने पर, भ्रमण के लिए विदेश जाने पर, या शिक्षा के लिए विदेश जाने पर। तो यानी कि निम्न में से किस ऐसी स्थिति में कोई व्यक्ति भारत की नागरिकता खो सकता है? तो परिवार बिछड़ने का कोई मतलब नहीं है, भ्रमण के लिए अगर विदेश जाता तो उसको नागरिकता से मुक्त नहीं किया जा सकता, और अगर कोई व्यक्ति शिक्षा के लिए विदेश जाता है तो भी उसको नागरिकता से मुक्त नहीं किया जा सकता। लेकिन देशद्रोह का अपराध सिद्ध हो जाता है तो उसकी नागरिकता भी छीनी जा सकती है, अर्थात उसको नागरिकता छीन के उसको देश निकाला दिया जा सकता है। ये प्रश्न नंबर 8 का आंसर रहेगा। अगला देखिए, एक व्यक्ति नागरिकता के अधिकार कैसे खो सकता है, एक कारण क्या हो सकता है? यानी कोई व्यक्ति जो है नागरिकता का अधिकार किस प्रकार खो सकता है, निम्न में से कौन सा कारण हो सकता है? देखिए ये जितने प्रश्न हैं ये सारे के सारे प्रश्न किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। तो देखिए एक व्यक्ति किसी दूसरे देश में 2 महीनों के लिए चला जाता है, तो 2 महीनों के लिए चला जाएगा तो इसका मतलब ये नहीं कि उसकी नागरिकता खत्म हो जाएगी, ठीक है। दूसरा, एक व्यक्ति दूसरे राज्य की नागरिकता ले लेता है, हाँ बिल्कुल सही है। अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे देश की, राज्य का अर्थ है दूसरे देश की, ठीक है, दूसरे देश की अगर नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो उसकी नागरिकता, भारत की नागरिकता ऑटोमेटिक उसकी समाप्त हो जाएगी। एक व्यक्ति राज्य के लिए कर्तव्यों का प्रदर्शन नहीं करता तो इसका मतलब ये नहीं कि उसको आप उसको जो है आप नागरिकता छीन लेंगे। एक व्यक्ति बहुराष्ट्रीय कंपनी में काम करता तो इसका मतलब भी नहीं कि हम उसकी नागरिकता छीन लेंगे। यानी एक व्यक्ति किसी दूसरे राज्य की, दूसरे देश की अगर नागरिकता ले लेता है तो उसकी नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी भारत की ओर से। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी शर्त भारत का नागरिकता प्राप्त करने के लिए नहीं है? यानी निम्न में से कौन सी ऐसी शर्त है जो भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए जरूरी नहीं है? अधिवास, वंशानुक्रम, पंजीकरण और संपत्ति का स्वामित्व। तो निम्न में से कौन सा है? यानी कि अधिवास जरूरी है, वंशानुक्रम जरूरी है, जो है पंजीकरण जरूरी है, लेकिन संपत्ति का स्वामित्व होना जरूरी नहीं है। अगर उसके पास संपत्ति नहीं भी है तो भी भारत का नागरिक बन सकता है। लेकिन अधिवास का अर्थ है कि एक निश्चित समय तक भारत में रहना, वंशक्रम यानी उसका कोई परिवार आदि है अगर रहता है यहाँ तो, और पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया से। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? भारत की संघीय व्यवस्थापिका, केंद्रीय विधायिका आप इसको कह सकते हैं, को किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए लोकसभा के नाम से, राज्यसभा के नाम से, प्रतिनिधि सभा के नाम से, संसद के नाम से। तो जो संघीय यानी कि संघ यानी भारत जो एक संघ है और संघ की जो मुख्य जो व्यवस्थापिका उसको हम किस नाम से जानते हैं? तो उसको हम संसद के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय संसद में कितने सदन हैं? तो भारतीय संसद में कितने सदन हैं? एक तो भारतीय संसद का सदन है लोकसभा, ठीक है, एक है राज्यसभा। यानी कि भारतीय संसद के 2 सदन हैं। अगर सदनों की बात आई, अगर बात आई सदन की, तो सदन है 2, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा जिसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं निचला सदन। कौन सा सदन? निचला सदन इसको हम कहते हैं। और राज्यसभा को हम क्या कहते हैं? ऊपरी सदन। राज्यसभा क्या है? ये स्थायी है। क्या है? ये स्थायी है। और लोकसभा क्या है? ये अस्थायी है, यानी कि 5 साल या उससे पहले ये
बदला जा सकता है, भंग हो सकता है, लेकिन राज्यसभा कभी भंग नहीं होती, ये स्थायी चलती रहती है। ठीक है, ये प्रथम जो लोकसभा है वो कब 4 अप्रैल 1952 को प्रथम लोकसभा का गठन हुआ था और 13 अप्रैल को इसकी प्रथम बैठक हुई थी। 13 अप्रैल 1952 को पहली बैठक हुई थी। तब से क्या है, निरंतर ये राज्यसभा कार्यरत है। ठीक है, अगर लोकसभा की बात करें तो लोकसभा पहली लोकसभा गठन हुआ था 17 अप्रैल 1952 को जो है पहली लोकसभा का गठन हुआ था। तो भारतीय संसद के सदन कितने हैं? 2 हैं, एक लोकसभा एक राज्यसभा। लोकसभा जिसको हम निचला सदन कहते हैं, राज्यसभा जिसको ऊपरी सदन कहते हैं। राज्यसभा क्या है? स्थायी सदन है, और ये जो है लोकसभा क्या है? अस्थायी सदन है। इसके सदस्य जो है 5 साल के बाद या 5 साल से पहले भी जो है इसको भंग किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है? प्रतिनिधि सभा, तो देखिए प्रतिनिधि किसका प्रतिनिधि? लोगों का। किसका? लोगों का प्रतिनिधि। तो लोगों का प्रतिनिधि कौन करता है? ये भी प्रश्न बनता है कि लोगों का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो प्रतिनिधित्व करता है लोकसभा। लोकसभा क्योंकि लोकसभा के सदस्य जो है डायरेक्ट लोगों के द्वारा प्रत्यक्ष जो है मत प्रणाली के द्वारा जो है ये चुने जाते हैं। प्रत्यक्ष लोग जो इनके लिए वोट डालते हैं, डायरेक्ट वोट डालते हैं, तो ये लोगों की क्या है? प्रतिनिधि सभा कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं, संसद का लोकप्रिय सदन कौन सा है? अब देखिए यहाँ से आप शब्द से ही समझेंगे, लोक और प्रिय, यानी लोक का अर्थ है लोग, लोगों में जो प्रिय है। लोकप्रिय का अर्थ क्या है? लोगों में जो प्रिय है। लोगों में प्रिय कौन सा? जो लोग डायरेक्ट चुनते हैं, यानी कि लोकसभा। लोकसभा को क्या कहा जाता है? संसद का लोकप्रिय सदन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, संसद का स्थायी सदन कौन सा है? स्थायी सदन हमें पहले अभी डिस्कस किया है कि लोकसभा जो है वो 5 वर्ष या इससे पूर्व क्या भंग की जा सकती है, लेकिन राज्यसभा कभी भंग नहीं की जाती। और प्रथम जो है राज्यसभा 4 अप्रैल 1952 को गठित हुई थी और तब से लेकर अब तक निरंतर कार्यरत है, यानी एक बार भी भंग नहीं हुई। इसका अर्थ यह है कि स्थायी सदन कौन सा है? राज्यसभा है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत की संसद में निम्नलिखित शामिल हैं। कौन कौन शामिल हैं? राज्यसभा, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। देखिए 2 चीजें तो निश्चित रूप से राज्यसभा और लोकसभा ये तो है ही हैं, ये 2 तो है ही हैं। तीसरा क्या है? राष्ट्रपति भी क्या है? राष्ट्रपति भी संसद का अभिन्न अंग है, यानी कि राष्ट्रपति को आप संसद से अलग नहीं कर सकते। राष्ट्रपति भी, यानी इन तीनों से मिलकर क्या बनती है? संसद बनती है। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, इन तीनों से मिलकर क्या है? संसद बनती है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारियों तथा उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है? यानी कि इनमें से कौन सा ऐसा जो है जो कि संसद के सदस्यों को विशेषाधिकार देता है? तो वो अनुच्छेद नंबर 105 है। अब देख लेते हैं 105 नंबर अनुच्छेद में है क्या। इनके अंदर जो संसद के सदस्य हैं, ठीक है, उनको विशेष शक्तियां प्रदान है। क्या क्या शक्तियां प्रदान है? महत्वपूर्ण शक्ति ये प्रदान है कि अगर कोई व्यक्ति संसद में कुछ भी भाषण देता है, कुछ भी बयान देता है, किसी भी प्रकार का बयान देता है, तो उसको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, या उसके बयान के ऊपर उसके ऊपर कोई कार्यवाही जो है न्यायालय में नहीं की जा सकती। सबसे बड़ी बात ये है, यानी 105 नंबर जो है वो संसद के सदस्यों को विशेषाधिकार देता है कि संसद में चाहे लोकसभा है चाहे राज्यसभा है, इसमें अगर कोई व्यक्ति अपना वक्तव्य देता है तो उस वक्तव्य में जो भी तथ्य हैं, जो भी उसके अंदर जो उसने बात कही है, उनको कहीं भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। ये जो है वो महत्वपूर्ण जो है शक्ति दी गई है, वो अनुच्छेद नंबर 105 के तहत दी गई है। यहाँ से क्वेश्चन ये भी बनता है कि संसद में किसी भी व्यक्ति के वक्तव्य को कोर्ट में जो है न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। ऐसा प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो वो अनुच्छेद नंबर 105 में है, यानी ये विशेष अधिकार जो है इनको प्रदान करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन संसद का अनन्य भाग नहीं है? यानी कि जो भाग नहीं है, अनन्य, यानी कि जो भाग है कौन कौन से है? राष्ट्रपति भाग है, लोकसभा भाग है, राज्यसभा है, लेकिन उपराष्ट्रपति भाग नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का सभापति होता है, लेकिन संसद का भाग नहीं है। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? उपराष्ट्रपति हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत के संविधान में कहा गया है कि भारत की संसद के 3 अंग होते हैं। इसमें प्रथम अंग है, लोकसभा नहीं, लोकसभा। प्रथम अंग है लोकसभा,
दूसरा अंग है राज्यसभा, जबकि तीसरा अंग कौन सा है, तो तीसरा अंग क्या होगा, यानी लोकसभा के 3 अंग है, संसद के 3 अंग है, एक लोकसभा है, एक राज्यसभा, और तीसरा क्या है, राष्ट्रपति। क्या है तीसरा, राष्ट्रपति है। अगला देखिए, भारतीय संसद के कितने अंग हैं, तो भारतीय संसद के अंग हैं कितने, 3। भारतीय संसद के कितने अंग हैं, तो 3 अंग है। कौन कौन से, अभी बताया, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। ठीक है, अगला देख लेते हैं। भारतीय संसद के ऊपरी सदन को कहा जाता है, ऊपरी संसद को किस, ऊपरी सदन को, ऊपरी सदन जो हमने पिछले जो है क्वेश्चन पे हमने डिस्कस किया था, ऊपरी सदन कौन सा कहलाता है, तो वो कहलाता हमारा राज्यसभा। राज्यसभा को क्या है, ऊपरी सदन जो है वो कहा जाता है, स्थायी सदन भी कहा जाता है। अगला देख लेते हैं, राज्यसभा को स्थायी सदन कहते हैं क्यों। देखिए 4 कारण दिए हैं यहाँ पर, 3 कारण दिए हैं कि राज्यसभा को स्थायी सदन क्यों कहा जाता है। कि इसके सदस्य आजीवन सदस्य रहते हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं, आजीवन नहीं होते। उनको जो है 6 वर्ष का कार्यकाल होता है, एक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। ठीक है, एक सदस्य का कार्यकाल होता है, राज्यसभा का कार्यकाल नहीं होता, केवल सदस्य का कार्यकाल होता है, और वो 6 साल अपना पूरा करके वो जो है कार्यमुक्त हो जाता है, या दोबारा से भी वो है निर्वाचित हो सकता है। ठीक है, तो पहला तो नहीं हो सकता, इसे विघटित नहीं किया जा सकता। बिल्कुल सही बात है कि राज्यसभा जो है वो कभी विघटित नहीं होती, और ये पहली बार जब 4 अप्रैल 1952 को जब इसका पहली बार गठन किया गया था, तब से लेकर के अब तक जो है ये कार्यरत है, यानी भंग ये नहीं हुई है। तीसरा, कुछ सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश ग्रहण करते। बिल्कुल सही बात है कि कुछ सदस्य इसके प्रति 2 वर्ष में अवकाश ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये जो है स्थायी सदन हो गया। इसका स्थायी सदन का अर्थ है ये कभी विघटित नहीं होता। हमारा राइट आंसर होगा बी। तीसरा, राज्यसभा में सीटों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। राज्यसभा में सीटों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, तो देखिए हमारा राइट आंसर क्या रहेगा। देखिए इसमें हो सकती है हमारी 250 सीटें। कितनी हो सकती हैं, 250 सीटें। वर्तमान में अगर बात करें तो राज्यसभा की स्थिति क्या है, तो वर्तमान में क्या है, 233 तो राज्यों से और केंद्र शासित प्रदेशों से। ठीक है, कि विभिन्न जो केंद्र शासित प्रदेश है वहां से और राज्यों से कितनी 233 चुनकर आते हैं। और जो है राष्ट्रपति जो मनोनीत करता है, राष्ट्रपति मनोनयन किनका करता है, 12 व्यक्तियों का मनोनयन करता है। ठीक है, को मनोनीत करता है, कौन करता है, तो राष्ट्रपति। तो इस प्रकार से कुल कितने 245। वर्तमान में अगर देखें तो 245 जो है अधिकतम संख्या है वर्तमान में राज्यसभा की। अधिकतम हो कितनी सकती है, तो 250 अधिकतम हो सकती है। वर्तमान जो परिसीमन चल रहा है उसके अकॉर्डिंग, यानी 2026 तक जो है इस संख्या में कोई भी इजाफा नहीं होगा। 2026 तक यही संख्या रहेगी, उसके बाद में बदलाव हो सकता है। तो देखिए वर्तमान में संख्या 245, 233 विभिन्न राज्यों से और केंद्र शासित प्रदेशों से चुनकर आते हैं। 12 व्यक्ति राष्ट्रपति संसद में मनोनीत करता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, वर्तमान में राज्यसभा सदस्यों की प्रभावी संख्या कितनी है। तो देखिए अभी हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, वर्तमान में प्रभावी संख्या कितनी है, 245, यानी 233 जमा 12। और ये 12 व्यक्ति ऐसे हैं जो मनोनीत होते हैं। क्या होते हैं, मनोनीत होते हैं। और ये क्या करते हैं, ये राष्ट्रपति का जब चुनाव होता है तो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते। राष्ट्रपति चुनाव में भाग, ये 12 मनोनीत सदस्य हैं, ये राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते और ना ही ये राष्ट्रपति के महाभियोग में भाग लेते हैं। ठीक है, चलिए अगला, राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित किए जाते हैं। देखिए नामित करने की बात आती है या मनोनीत करने की बात आती है, तो देखिए मनोनीत कितने कर सकता है, तो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया था, 12 सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए कर सकता है। देखिए एक चीज़ और बता देते हैं कि यहाँ पहले जो है एक क्वेश्चन आता था, संसद में कितने सदस्य नियुक्त कर सकता है। तो संसद में आपकी राज्यसभा भी आती है और इसमें आपकी लोकसभा भी आती है। ठीक है, तो क्या था, 2020 से पहले 12 सदस्य तो यहाँ पर करता था और 2 सदस्य लोकसभा में एंग्लो इंडियन के नियुक्त करता था, मनोनीत करता था संसद में। लेकिन ये अवधि जो है अब 2020 के अंदर ये बंद कर दिया है, यानी संसद में जो राष्ट्रपति लोकसभा में 2 सदस्य मनोनीत करता था एंग्लो इंडियन, उनको बंद कर दिया गया 2020 से। तो वर्तमान में तो हैं, लेकिन आगे से जब नए बात आएगी राज्यसभा इसमें मनोनीत करने की नई लोकसभा में, तो फिर क्या होगा, वहाँ ये
केवल 12 ही होंगे। अगर वर्तमान समय में ये प्रश्न आता है कि भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य नामित करता है, तो 12, लोकसभा में 0, और अगर ये पूछ ले संसद में कितना करता है, तो संसद में भी केवल और केवल आपके 12 सदस्यों का मनोनयन ही आएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बदला हुआ क्वेश्चन है, क्योंकि ये अभी हाल ही में 2020 के अंदर ये प्रावधान किया है। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व होता है, किसका प्रतिनिधित्व होता है? जैसे कि नाम से स्पष्ट है, किसकी सभा? राज्यों की सभा, यानी कि राज्यों के जो विधायक होते हैं वो जो है इन सांसदों को चुनकर भेजते हैं। तो राज्यसभा में निश्चित रूप से किसका प्रतिनिधित्व होता है? तो वो राज्यसभा में राज्यों का ही प्रतिनिधित्व होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जिन संघ शासित क्षेत्रों में विधानसभाएं नहीं होती, यानी कि जैसे संघ शासित प्रदेश हैं आपके 9 वर्तमान में, उनमें से विधानसभाएं केवल कहाँ है? तो एक तो आपकी है दिल्ली के अंदर विधानसभा है, ठीक है, एक आपकी पुडुचेरी के अंदर है, ठीक है, और एक आपकी जम्मू और कश्मीर के अंदर, ठीक है। ये 2-3 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ विधानसभाएं हैं, बाकी के में विधानसभा नहीं है। तो फिर वहाँ जो राज्यसभा के सदस्य तो हैं वहाँ, तो वो राज्यसभा के सदस्य वहाँ से कैसे चुने जाते हैं, उनको चुनता कौन है? तो विशेष निर्वाचक मंडल, उपराज्यपाल द्वारा मनोनीत, वहाँ की जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से मनोनीत, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या आएगा? ये उनके लिए एक विशेष निर्वाचक मंडल की व्यवस्था होती है और विशेष निर्वाचक मंडल के माध्यम से वो चुने जाते हैं। चलिए, राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन होता है किस प्रणाली के द्वारा? किस प्रणाली के द्वारा जो है संसद के राज्यसभा के सदस्यों का चयन होता है? संचयी मत प्रणाली के द्वारा, सापेक्ष मत पद्धति के द्वारा, सूची पद्धति द्वारा, या आनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा। तो राइट आंसर होगा आपका ये। और राष्ट्रपति का चुनाव भी इसी तरीके से होता है और राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव भी इसी तरीके से होता है, यानी इसको बोलते हैं आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली या पद्धति, ठीक है। तो ये आपका राष्ट्रपति चुनाव में भी और राज्यसभा चुनाव में भी ये डायरेक्ट लोग जो इनको नहीं चुनते, लोगों के चुने हुए प्रतिनिधि अपने प्रतिनिधित्व के हिसाब से जितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व वो करते हैं उसके हिसाब से ये जो है इनका चुनाव करते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन कौन करता है? राज्यसभा के प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन कौन करता है? तो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के सभी सदस्य, विधानमंडल के सभी सदस्य, या विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य। तो देखिए कौन करता है? विधानसभा के केवल निर्वाचित सदस्य। क्या होता है, कई जगह निर्वाचन के साथ साथ जो है विधान परिषद भी होता है। कई राज्यों में क्या होता है, विधान परिषद भी है, जैसे बिहार में है, महाराष्ट्र में है ना। जैसे संसद के अंदर 2 सदन है, वैसे राज्यों की विधानसभाओं में 2 सदन है, एक विधानसभा एक विधान परिषद, ठीक है, जिसको विधान मंडल भी कहते हैं। तो देखिए राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है, उसमें केवल और केवल क्या है, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, यानी जिन सदस्यों को जनता ने डायरेक्ट चुना है, डायरेक्ट प्रत्यक्ष वोट के द्वारा चुना है, केवल वही लोग जो है वो क्या करते हैं, राज्यसभा के सदस्य के लिए वोटिंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस बात पर निर्भर करता है? तो राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस बात पर निर्भर करता है? राज्य के क्षेत्रफल पर, राज्य की जनसंख्या पर, उपरोक्त दोनों पर, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व बात निर्भर करता है किस पर? राज्यों की जनसंख्या पर, यानी कि जनसंख्या के हिसाब से उस राज्य को जो है वो सीटें आवंटित की होती है। और वर्तमान में अगर ये जनसंख्या का आधार देखें तो जनगणना 1971 के आधार पर जो है वर्तमान में जो चल रहा है परिसीमन, वो उसमें जनसंख्या का आधार क्या माना है, जनगणना 1971 को माना गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से कौन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है? जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन कौन सा है? तो देखिए राज्यसभा की हमने बात की, राज्यसभा को कौन चुनते हैं? तो विधानसभा के अंदर हमारे जो प्रतिनिधि होते हैं वही लोग क्या है, राज्यसभा को चुनते हैं। और लोकसभा को कौन चुनते हैं? तो डायरेक्ट लोग चुनते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करता है?
लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व भारत में लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो राज्यों की विधानसभाओं का, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का, भारतीय जनता का और राजनीतिक दलों का। तो बिल्कुल देखिए यहाँ पर देखिए बहुत शानदार क्वेश्चन है ये कि लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो लोकसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करता है? डायरेक्ट जनता करती है। तो वो किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? डायरेक्ट जो है लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, भारत की जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के गठन के संबंध में प्रावधान किया गया है? यानी कि किस अनुच्छेद के अंदर लोकसभा के गठन की बात की गई है? तो लोकसभा के गठन की बात 81, 331 उपरोक्त दोनों। तो ये दोनों ही अनुच्छेद हैं जिनके अंदर जो है वो लोकसभा के गठन की बात की गई है, अनुच्छेद 81 और अनुच्छेद 331। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मूल संविधान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई थी? मूल संविधान में कितनी संख्या निर्धारित की गई थी? देखिए क्वेश्चन नंबर 4, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए 500, 510, 520, 525। तो राइट आंसर होगा आपका 500। यानी मूल संविधान में कितनी संख्या निर्धारित की गई थी? तो 500 निर्धारित की गई थी। ठीक है, उसके बाद में जो है बढ़ाकर क्या कर दिया, इसको 525 कर दिया। और वर्तमान में राज्यों से जो है 530 और जो है केंद्र शासित प्रदेश हैं उनसे जो है वो आपके 22 सदस्यों का जो है मनोनयन अधिकतम हो सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से कुल जो है वर्तमान में अधिकतम कितने हो सकते हैं? सॉरी 20, यहाँ से 20, 30 और 20। ठीक है, तो 530 तो हो सकते हैं, 530 तो राज्यों से, 20 केंद्र शासित प्रदेशों से, यानी 550। और 2 होते थे हमारे राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत, जबकि ये बंद हो गए हैं। तो वर्तमान में तो 552 हो सकते हैं अधिकतम। ठीक है, लेकिन ये 2 इनको बंद कर दिया गया है। तो अधिकतम संख्या कितनी रहेगी? 550 रहेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 31वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा के सदस्य अधिकतम सदस्य संख्या कितनी घोषित की गई थी? यानी 31वां संविधान संशोधन जो है वो कब हुआ था? तो सबसे पहले ये हमें पता होना चाहिए, 31वां संविधान संशोधन हुआ था 1973 में। 1973 में हुआ था 31वां संविधान संशोधन, और इसके तहत जो है लोकसभा की अधिकतम संख्या निर्धारित कितनी की गई थी? 545 की गई थी। कितनी की गई थी? 545 कर दी गई, जो वर्तमान में कितनी है? अधिकतम संख्या 552 है वर्तमान में। अगला देखिए, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? तो वर्तमान में कितनी हो सकती है? 552। और इसमें से 2 ये घटा देते हैं क्योंकि ये 2 जो है एंग्लो इंडियन वाला है। तो हमारा वर्तमान के हिसाब से कॉन्सेप्ट से अगर बात करें तो 550 हो सकती है। ठीक है, कितनी हो सकती है? 550 सदस्य संख्या हो सकती है। आगे से 2020 के बाद से क्या है, यहाँ जो एंग्लो इंडियन वाले जो मनोनीत करता था राष्ट्रपति, वो बंद हो गए हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, वर्तमान में लोकसभा के कितने सदस्यों को राज्य की जनता सीधे निर्वाचित करती है? यानी कि लोकसभा के कितने सदस्य हैं जिनको डायरेक्ट जनता जो है उनको निर्वाचित करती है? तो कितने सदस्य ऐसे 530 सदस्य हैं जिनको डायरेक्ट जो है जनता निर्वाचित इनको करती हैं। और बाकी जो 20 हैं केंद्र शासित प्रदेशों वाले, जहां पर विधानसभाएं नहीं है, वहां के सदस्यों का जो है मनोनयन, जो वहां का चुनाव जो है वो विशेष एक दल के द्वारा किया जाता है। अगला देख लेते हैं, वर्तमान में संघ शासित क्षेत्रों की जनता लोकसभा में अपने कितने प्रतिनिधियों को निर्वाचित करती है? यानी कि संघ केंद्र शासित प्रदेश जो हैं उनके कितने सदस्य ऐसे हैं जो भारत की संसद में उनका प्रतिनिधित्व करते हैं? तो ऐसे सदस्यों की संख्या कितनी है? 19 है। क्वेश्चन नंबर 9, आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधियों को मनोनीत समुदाय करता है? तो ये संख्या तो 2 होती है, लेकिन वर्तमान में अगर पूछा जाता है किसी परीक्षा में तो आपका उत्तर आना चाहिए यहाँ पर 0, क्योंकि ये पुराने कॉन्सेप्ट के हिसाब से और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के हिसाब से ये क्वेश्चन यहाँ डाला गया है। क्योंकि 2020 तक क्या था कि राष्ट्रपति 2 सदस्यों का मनोनयन जो है वो लोकसभा में करता था। कौन कौन से? आंग्ल भारतीय, एंग्लो इंडियन का। लेकिन वर्तमान में वो जो है व्यवस्था समाप्त कर दी गई, अब किसी भी सदस्य को मनोनीत नहीं करता। आज का लास्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की प्रभावी संख्या कितनी है? वर्तमान में लोकसभा के सदस्यों की प्रभावी संख्या कितनी है? 545 है। वर्तमान में कितनी संख्या है? तो 545 संख्या जो है वर्तमान में लोकसभा के अंदर है। और आने वाला जो चुनाव होगा उसमें कितनी होगी? तो 543 होगी। उसमें संख्या कितनी होगी? 543। क्यों? क्योंकि 2 जो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होते हैं वो सदस्य मनोनीत वहाँ पर नहीं होंगे। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको वीडियो? इस वीडियो को आप अपने सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए।
तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर अगर प्रथम बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। इस तरह की जो है वीडियोस हम लेकर आते रहते हैं। धन्यवाद।